नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने भूगोल सब्जेक्ट को रोक दिया था, लेकिन आज से हम पुनः फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भूगोल में जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे ग्रीष्म ऋतु की मौसम क्रियाविधि, तो ग्रीष्म ऋतु में मौसम क्रियाविधि में हम दक्षिण पश्चिम मानसून का अध्ययन कर रहे थे। और दक्षिण पश्चिम मानसून को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, एक थी अरब सागर की शाखा और दूसरी थी बंगाल खाड़ी की शाखा। तो हमने दक्षिण ग्रीष्म ऋतु मौसम क्रियाविधि में अरब सागर की शाखा का मैंने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बंगाल खाड़ी की शाखा का अध्ययन करेंगे। तो बंगाल खाड़ी की शाखा का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आप सभी ध्यान से देखें ताकि चीज़ें एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएं, एक बार में ना तो दूसरी बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और नोट पेन लेकर, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट करते रहें। तो चलिए बिल्कुल आराम से विधिवत समझते हैं। जैसे कि ये है मानचित्र के नज़रिए से भारत का मानचित्र है। ये जो आपको रेड कलर से एरिया दिखाया गया है, ये वो एरिया है जहाँ पर नाम मात्र की बारिश होती है या नहीं होती है, या वृक्ष छाया का प्रदेश आप बोल दो तो ज़्यादा सही है। ये वृक्ष छाया प्रदेश बोलोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये एरिया वो है ज़्यादातर जिसमें बारिश नाम मात्र की होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर की शाखा से आप ले जाएंगे मानसून, तो ये जो पश्चिमी घाट है, अर्थात जिसको ये मालाबार तट पे अरब सागर की जो शाखा है, इससे सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर होती थी, पश्चिमी घाट के मालाबार तट पर। लेकिन आप देखिए पश्चिमी घाट होने के चलते पूरा इसका जो आपका पूर्वी क्षेत्र पड़ जाता है, पश्चिमी घाट के पूर्व वाला एरिया, इसके पीछे का एरिया, यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही थी। रीजन क्योंकि जब मानसून जा रहा था, जब मानसूनी हवाएं जाती तो पश्चिमी घाट से टकरा कर सारी की सारी नमी यहाँ पर छोड़ रही थी। उसके बाद ये अब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, उत्तर के मैदान की ओर, तो जिसके चलते पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर या उसके विपरीत बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा से लेकर चलें, तो बंगाल खाड़ी की शाखा की एक खूबी है कि बंगाल खाड़ी की शाखा जो है, इससे पूर्वी घाट पर बारिश नहीं होती, जबकि अरब सागर के शाखा से यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, इससे जो अरब सागर की शाखा थी, इससे पश्चिमी घाट पर बारिश हो रही थी। लेकिन जहाँ बंगाल खाड़ी की शाखा से आप बारिश कराएंगे, ये जो मानसून है बंगाल खाड़ी से जो मानसून जाएगा वो पश्चिमी घाट पर बारिश नहीं करेगा। रीजन क्योंकि रीजन हम विधिवत समझेंगे। चलिए अब हम चीज़ों को पॉइंट वाइज समझें। आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जैसे कि बंगाल खाड़ी की शाखा है, ये जैसे ही पश्चिम बंगाल से होते हुए, हुगली से होते हुए उत्तर भारत के मैदान को प्रवेश करती है, तो ये इसका जो क्रम है वो घटता हुआ सबसे ज़्यादा कोलकाता में, फिर उसके बाद आपका पटना में, फिर आपका इलाहाबाद में, फिर कानपुर में, फिर दिल्ली में। क्लियर? ये क्रम चलता है बारिश का, यानी सबसे ज़्यादा बारिश कोलकाता में करता है और उसके बाद दिल्ली में। लेकिन जब बात आ जाए कि बंगाल खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका जवाब होगा कि बंगाल खाड़ी सबसे पहले जाकर टकराती है शिलांग के पठार से, ठीक, या मेघालय राज्य में शिलांग के पठार से टकराती है। और शिलांग पठार पर तो 3 चोटियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इनमें से सर्वाधिक वर्षा खासी पे करता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि अब आप लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण स्वाभाविक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट से टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पश्चिम घाट से टकराता है और पश्चिमी घाट से टकराकर अच्छी खासी वर्षा करता है, ठीक। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, इसके कारण बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून जब बंगाल खाड़ी से उठ जाएगा तो ये उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। जिस निश्चित रूप से तय है कि जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाएगा तो आके पश्चिमी घाट पर पूर्वी घाट पर बारिश नहीं कर पाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था। दूसरा, मैंने पहला पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है। दूसरा, बंगाल खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व की ओर, बंगाल खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, ये बंगाल खाड़ी की शाखा
उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले ये शिलांग पठार से टकराती है। ठीक, और शिलांग पठार से टकराने के बाद शिलांग का विशेष इसकी तीन चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इनका एक क्रम है, पश्चिम से पूर्व में सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ठीक है, मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चीज़ों को पहले समझा चुका हूँ। पर्वत, पठार, चोटियाँ ये सब मैं पढ़ा चुका, नदियाँ, इसलिए घाटियाँ, इसलिए मैं इंडिकेट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं बताऊँगा और बोलूँगा, यहाँ पर नाम नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैंने सिर्फ सिंबल्स दे रखे हैं। चलिए, तो बंगाल खाड़ी की शाखा जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो यह सर्वाधिक वर्षा, सबसे पहले वर्षा ये मेघालय शिलांग के पठार या मेघालय के पठार से टकराती है, और वहाँ से टकराने के पर उसकी तीन चोटियाँ गारो, खासी और जयंतिया पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश करती हैं। और यहाँ पर बारिश करने के बाद जब बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार की तीनों चोटियों से टकराती है तो अच्छी खासी बारिश करती है, तीनों चोटियों से टकराती है। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बंगाल खाड़ी की शाखा सर्वाधिक वर्षा मेघालय या शिलांग पठार पर करती है, लेकिन किस चोटी पर, शिलांग की किस पहाड़ी पर या किस चोटी पर? तो शिलांग की जो खासी चोटी है बीच में, खासी पहाड़ी, शिलांग पठार की खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा करती है, क्योंकि खासी पहाड़ी पर ही यहाँ चेरापूंजी और मासिन राम स्थित है। जो मासिन राम पर, ये यहाँ पर लिख रखा है, और खासी पहाड़ी पर से चेरापूंजी और मासिन राम पर 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है सिर्फ और सिर्फ चेरापूंजी और मासिन और मासिन राम दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर? देखिए, अगर आपसे मात्रा पूछ रहा है कितनी, तो 1080 सेंटीमीटर। एक चीज़ और जान लें कि जो बारिश होती है इसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक, पर्वत और पठार को मीटर में मापते हैं। ठीक, नदियों को किलोमीटर में मापते हैं। ये जो मेजरमेंट्स हैं, जो मात्रक हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामिनर। कभी दे देगा 1080 किलोमीटर, 1080 सेंटीमीटर, 1080 मीटर, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर रखें। ठीक, तो 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है कहाँ पर? मेघालय में चेरापूंजी या और मासिना में, और मासिना दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला, जबकि मालाबार तट पर ये वाला एरिया जो आपका ये जो एरिया, ये मालाबार, कुछ एरिया केरल का आता है, कुछ तमिलनाडु का ज़्यादा एरिया, सॉरी केरल का, और कुछ आपका गोवा का, कर्नाटक का तट आ जाता है। तो ये है मालाबार तट। तो जबकि मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 250 सेंटीमीटर। आप देखिए कि जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से कि दो शाखाओं, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा से जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू से अंत तक यहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर को प्रवाहित होता है मानसून हमारा। ठीक है, और यहाँ से शुरू से अंत तक, तब जाके कहीं 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये वार्षिक वर्षा है, वर्ष भर। जबकि ये जो है 1080 सेंटीमीटर वार्षिक, कितना अंतर है आप समझिए। ठीक, वार्षिक वर्षा बंगाल खाड़ी की शाखा से शिलांग पहाड़ी से टकरा कर, हाँ, जब बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पहाड़ी से टकराती है, उसके बाद यहाँ पर टकराने के बाद अच्छी खासी बारिश करती है, जो भी बचा कुचा आर्द्रता होती है उसमें, जो नमी होती है, वो फिर आगे चलता है मानसून, और आगे चलने के बाद असम की सूरमा घाटी में प्रवेश करती है। ठीक, ये एरिया है, ये आपके यहाँ पे ये सारी सूरमा घाटियों का क्षेत्र है। क्लियर? आ गया होगा समझ में? सूरमा घाटी प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है। सूरमा घाटी के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है, और ये जो एरिया है ये 3 ओर से घिरा होता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में शिलांग का पठार, और आपका पूर्व में पूर्व में ये जो मेघालय और भारत को डिवाइड कर रहा है अराकानियुमा पर्वत, हिमालय का ही भाग है। ठीक, ये तो 3 ओर से घिरा होने के चलते यहाँ पर जब हवाएं पहुँचती है ना, तो ये उफान मार देती हैं। उफान मारने के चलते यहाँ पर जितनी भी नमी होती है मानसून में, हवा में, सारी की सारी ये नमी यहाँ छोड़ देती हैं। ठीक, तो ये है आपकी बंगाल खाड़ी की शाखा से होने वाली कुछ वर्षा, ज़्यादातर बारिश। ठीक, उसके बाद क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, तो एडियाबेटिक हवाएं जो थी, एडियाबेटिक हवाएं क्या आती हैं? एडियाबेटिक ताफरास,
जब हवाएं किसी पर्वत या पठार या पहाड़ी के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हैं तो एडियाबैटिक ताप ह्रास बोलते हैं इसके। ताप ह्रास यानी ताप में कमी। तो जब हवाओं में तापमान की कमी होगी, टेम्परेचर जब कम होगा, तभी तो जब टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई है तो वाष्पीकरण के रूप में है, और जब टेम्परेचर लो होगा तभी तो वो जलबूंद के रूप में कन्वर्ट होगा। तो जब एडियाबैटिक ताप ह्रास के चलते पर्वत और पठार, सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में इन पहाड़ियों और चोटियों के सहारे जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो उफान मार देती हैं। उफान मारने के चलते इनमें बची कुची जितनी भी नमी होती है ये सारी की सारी नमी वहाँ छोड़ देती हैं एडियाबैटिक ताप ह्रास के चलते। क्लियर? जबकि जब हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, जब हवाएं पर्वत पठार के सहारे ऊपर उठती हैं तो एडियाबैटिक ताप ह्रास होता है, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता वहाँ पर क्या होती है? बढ़ती है। सापेक्षिक आर्द्रता वहाँ पर बढ़ी होती है। लेकिन जब एडियाबैटिक ताप वृद्धि होती है, ठीक, ये एडियाबैटिक ताप जब बढ़ता है किसी पर्वत, चोटी या पठार के सहारे, जब ये नीचे की ओर आता है, धरातल की ओर, तो इसमें ताप बढ़ता है। क्योंकि जब ताप बढ़ेगा हवाओं में तभी तो वाष्पीकरण क्रिया होगी, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण को ग्रहण करेंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे और फिर जब ऊपर उठेंगे किसी पर्वत, पठार या पहाड़ी के सहारे, तो फिर उनका वही क्रम। और जब किसी पर्वत, पठार या चोटी के सहारे जब ये हमारे नीचे उतरते हैं, इनका तापमान तो बढ़ता है लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। और जब सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण को ग्रहण करती है। वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जब हमारे नीचे उतरने लगती हैं तो एडियाबैटिक ताप ह्रास बढ़ जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता भी घट जाती है, जिससे वाष्पीकरण ग्रहण करने की क्षमता इनकी क्या है? बढ़ जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की शाखा, खा यानी खाड़ी, बंग यानी बंगाल, ठीक, समझ लीजिएगा। बंगाल खाड़ी की शाखा हुगली के मुहाने, ये चीज़ यहाँ से आके हुगली नदी प्रवाहित होती है, ठीक। गंगा की एक सहायक नदी है हुगली, जो गंगा की एक धारा जब पश्चिम बंगाल में से अलग हो जाती है तो उसको हुगली के नाम से जानते हैं, और हुगली के तट पर ही कोलकाता स्थित है, ठीक। चलिए, शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की शाखा हुगली के मुहाने के पास से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर भारत, ये बंगाल खाड़ी की शाखा हुगली से शिलांग पठार से आए। ये जब शिलांग पठार टकराती हैं तो कुछ तो टकराने के बाद बारिश कर देती हैं, लेकिन कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ हवाएं मुड़ जाती हैं। जब कुछ हवाएं मुड़ जाती हैं तो ये हुगली के सहारे भारत में प्रवेश करती हैं, और हुगली के सहारे जब प्रवेश करती हैं तो ये धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदान की ओर पहुँच जाती हैं। ये एरिया जब उत्तर भारत के मैदान की ओर पहुँच जाती हैं तो ये हुगली में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, घटते हुए क्रम में चलेंगे, बढ़ते से घटते, सबसे ज़्यादा कोलकाता, फिर उसके बाद पटना, फिर उसके बाद आपका कानपुर, फिर इलाहाबाद, कानपुर, फिर दिल्ली, ठीक। कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, फिर दिल्ली में सबसे कम बारिश दिल्ली में, सबसे ज़्यादा बारिश कोलकाता में, ठीक। शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की शाखा हुगली के मुहाने के पास से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, देखिए ये दिशा पश्चिम है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली में बारिश करती है। जो इसका क्रम कुछ इस प्रकार है। कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है सर्वाधिक। उसके बाद पटना में, क्योंकि घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर अर्थात 76 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वहीं पर दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है। उधर से आप अरब सागर से जब आए थे मानसून, तब भी दिल्ली में नाम मात्र बची कुची मानसून से बारिश हुई थी, ठीक। यहाँ पर भी आया समझ में, ठीक। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बंगाल खाड़ी की शाखा जब शिलांग पठार से टकराती है तो उसके टकराने के बाद जब कुछ शाखाएं इधर उधर मुड़ जाती है, तो उनमें से जब कुछ शाखाएं मुड़ जाते हैं तो कुछ हुगली के माध्यम से, हुगली नदी घाटी
के माध्यम से जब भारत में प्रवेश करती हैं तो उत्तर भारत तक पहुंचती हैं। उत्तर भारत में पहुंचने पहुंचते ये यहाँ पर बारिश करती, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ये हमारे क्या है, फेरल महोदय का कहना है, फेरल का नियम, उनका कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती है, अपने दाईं ओर। और देखिए जब ये हवाएं यहाँ आएंगी इधर मुड़ते हुए तो क्या है, अपने दाईं ओर मुड़ेंगे, और दाईं ओर मुड़ने के चलते ये हवाएं हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से टकराती हैं, और शिवालिक पहाड़ी से टकराने से अच्छी खासी बारिश करती हैं। क्लियर। उसके बाद ये राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में पड़ता है। ठीक है, देखिए ये है बंगाल खाड़ी की शाखा, यहाँ तक पड़ती, नाम मार्ग बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, पड़ती तो है लेकिन परिणाम से अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं से राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए थी, वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वर्षा नहीं होती है। रीजन, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, क्योंकि दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा कम पड़ जाती है, अर्थात आर्द्रता घट जाती है। पहला कारण, यह घट चुकी होती है। ठीक, जब आर्द्रता घट चुकी होती तो हमारे शुष्क हो जाती, और हमारे शुष्क हो जाती तो बारिश कैसे करेंगे जब उनमें आर्द्रता ही नहीं है। ठीक, अगला दूसरी चीज़, राजस्थान का जो क्षेत्र है ये ITC जेट का क्षेत्र पड़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ITC जेट का क्षेत्र जहाँ पड़ जाता है वहाँ पर हमारे चारों ओर से आने लगती हैं। ठीक, और ITC जेट पड़ जाने के कारण यहाँ की भूमि बहुत गर्म होती है। वो एक तो गर्म है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मानसून भी विधिवत अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो यहाँ पर जो भी जल बूंदों के रूप में नाम मात्र जो बारिश होती है, बूंदाबांदी के रूप में जो भी होनी चाहिए, अब तो वैसे हो रही राजस्थान बारिश, लेकिन वो जो होनी चाहिए वो उसके चलते इतनी गर्म ITC जेट होने के चलते ये एरिया ITC जेट के क्षेत्र में पड़ जाता है, और यहाँ की भूमि इतनी गर्म होती है क्योंकि जो बूंदाबांदी भी होती है वो गर्म ही होने के कारण वाष्पीकरण का रूप ले लेती है हवा में ही। और वाष्पीकरण का रूप लेते ही बूंद तो आती है, ज़मीन में आती है, लेकिन वो वाष्पीकरण के चलते फिर वापस चली जाती है। ठीक, ये क्योंकि यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, घट जाती है ना, और जब सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है जिसके कारण ये हवाएं राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। तापमान बढ़ेगा, सापेक्षिक आर्द्रता क्या घटेगी, जो तापमान घटेगा सापेक्षिक आर्द्रता क्या बढ़ेगी। क्लियर। ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है कि तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन घटती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सापेक्षिक, जब तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, घटेगी। क्लियर। आगे देखते हैं। तो राजस्थान में बारिश होने के निम्नलिखित दो कारण थे। पहला था आपका दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा बिल्कुल चुकी होती है, अर्थात समाप्त हो चुकी होती है, घट चुकी होती है, जिसके चलते राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती। दूसरा, राजस्थान ITC जेट का क्षेत्र पड़ जाता है, ये एरिया आपका ITC जेट का क्षेत्र पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ की भूमि बहुत गर्म हो जाती है। जब भूमि बहुत गर्म हो जाती है तो राजस्थान में इस गर्म भूमि पर मानसून जब पहुँचता है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं। भूमि गर्म है तो जब ये मानसून पहुंचता है तो इसकी हवाएं भी गर्म हो जाती है, अर्थात मानसून भी गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है तो जिसके कारण ये हवाओं से राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। ये दो प्रमुख कारण थे। अगला, इस नोट में लिख लें, इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान न तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा से और ना ही बंगाल खाड़ी की शाखा से वर्षा कर पाता है। ठीक, इससे स्पष्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ना ही अरब सागर शाखा और ना ही बंगाल खाड़ी की शाखा से वर्षा कर पाता है। अरब सागर शाखा, जहाँ पर अरब सागर शाखा राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर से निकल जाती है। अरावली ऐसे है, ये अरावली है, तो ये हवाएं क्या है, मानसून क्या है, इसके समानांतर से निकल जाती हैं, जिसके चलते ये हवाएं नहीं कर पाती, इसके चलते ही मानसून अरब सागर शाखा मानसून जो आता है वर्षा नहीं कर पाती है। इसलिए ये एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, राज्य है। ठीक, बंगाल खाड़ी क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि आपके सामने दो कारण है। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इनकी हवा की आर्द्रता बिल्कुल
घट चुकी होती है। दूसरा, यहाँ ITCZ होने के चलते ये एरिया, यहाँ की भूमि गर्म हो जाती है, जिसके चलते यहाँ के जब तापमान जब मानसून पहुँचता है तो उसकी हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसके चलते सापेक्षिक आर्द्रता क्या घट जाती है। और जब सापेक्षिक आर्द्रता घट गई तो बारिश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगला, फेरल महोदय का कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके चलते ये जो हुगली घाटी से होते हुए ये मानसून भारत में बंगाल खाड़ी की शाखा के जो कुछ अंश जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर बारिश तो करते हैं कुछ बहुत, लेकिन ज़्यादातर बारिश है हिमालय के दक्षिणी शाखा अर्थात शिवालिक पहाड़ी से टकरा कर करते। क्यों? क्योंकि अपने इधर से आ रही तो दाहिना हाथ इधर पड़ेगा उत्तर को भागने का प्रयास करें, तो इससे शिवालिक से टकरा कर बारिश अच्छी खासी करते। इसलिए आपने पढ़ा था कि शिवालिक का क्षेत्र क्या तराई वाला क्षेत्र है, इसीलिए क्योंकि जबरदस्त अच्छी खासी बारिश होती है। दूसरा, इस प्रकार उत्तर भारत में बंगाल खाड़ी की शाखा सर्वाधिक शिवालिक से लगे हुए क्षेत्र में कर पाती है ये। ठीक इसी कारण से उत्तर भारत में बंगाल खाड़ी की शाखा सर्वाधिक शिवालिक से लगे हुए क्षेत्र में वर्षा कर पाती है, ये वाला उत्तर भारत का तराई वाला क्षेत्र। ठीक, आ गया समझ में। अगला, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो कि बहुत ही परीक्षोपयोगी हैं, अक्सर पूछ ले जाते हैं। अरब सागर शाखा से संबंधित तथ्य। हाँ, अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, ये वाला जो एरिया है आपका। ठीक, दूसरा, नर्मदा भ्रंश घाटी में जब इससे आगे चलता है मानसून, नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है, फिर वहीं पर तापी भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है, फिर गुजरात के ये वाला एरिया गिरी और मांडव में अच्छी खासी बारिश करते हैं, बल्कि बाकी पूरा गुजरात में कोई पर्वत पठार पड़ता नहीं, जिसके चलते हमें मानसून टकरा पाता नहीं है। और दूसरी चीज़, ये उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये ऐसे आता है ऐसे चला जाता है। आया समझ में। अगला, अरावली के माउंट आबू गुड़ शिखर पर वर्षा करता है, क्योंकि माउंट आबू हाइट पर पड़ता है और ये जो मानसून अरब सागर शाखा पहुँचते हैं, इससे अरब सागर शाखा से टकराते हैं, जिससे चलते यहाँ पर कुछ बहुत मात्रा में राजस्थान में बारिश हो जाती है। बंगाल खाड़ी से शाखा संबंधित तथ्य समझ लीजिए। शिलांग पठार में वर्षा और ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करता है, असम की सुरमा घाटी पर वर्षा करता है, उत्तर भारत के मैदान में वर्षा करता है। क्लियर। शिवालिक के ढालों पर वर्षा करता है, मैदान वाला ये क्षेत्र और शिवालिक वाला ये क्षेत्र। हाँ, एक चीज़ और समझ लिए कि जब ये हवाएं दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती, जिसके चलते आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए सूखाग्रस्त रह जाता है। समझ गए? क्योंकि यहाँ से जो चलता है, यहाँ मानसून कमी पड़ जाती है, नमी की मात्रा कम पड़ती है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश अच्छी खाती होने पाती है। दूसरी चीज़, ये इधर से पहुँचा तो हमारा क्या है, अपने दाईं ओर भागने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से ये एरिया क्या है, सूखाग्रस्त हो जाता है। ये वाला एरिया, सॉरी, ये मैंने बना रखा है। क्लियर। आगे, कोलकाता से दिल्ली तक वर्षा करती हैं, ये बंगाल खाड़ी की शाखा कोलकाता से दिल्ली तक बारिश करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोलकाता में, सबसे कम दिल्ली में। तो एक पॉइंट नोट लिख लें आप, नोट में, बंगाल खाड़ी की शाखा, ये बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तट पर वर्षा नहीं कर पाती है। ये पॉइंट लिख लें आप, नोट में लिखना कि बंगाल खाड़ी की शाखा, ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। बंगाल खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। ठीक, बंगाल खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनते हैं, उनसे यहाँ पर वर्षा होती है, ना कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से। आया समझ में? तो ये रहा बंगाल खाड़ी की शाखा, जो कि बहुत ही लिमिटेड, एक लिमिट में टॉपिक था, बहुत ही समझदारी से मैंने पढ़ाने की कोशिश की। पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं थी, बशर्ते आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। इसलिए मैं पॉइंट इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप पॉइंट भी देखते रहें और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझते रहें। इसीलिए वहाँ पर भी समझ आता हूँ और पॉइंट वाइज भी समझा देता हूँ, ताकि चीज़ें आपके जहन में अच्छे से फीड हो जाएँ, सेट हो जाएँ। आपकी मेमोरी डिलीट करने वाली चीज़ ना तो है नहीं, इसमें जितना ही भरोगे उतना ही लेती रहती है। मोबाइल की चिप नहीं है कि डाटा जो से ज़्यादा होने पर डिलीट करना पड़ता ना, यहाँ पर डाटा अच्छे से सेट करिए, फीड करिए बखूबी, तो आसानी से लेता रहता है। ठीक है, तो
उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत बेहतर तरीके से भागी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अपने मित्रों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो यार, कुछ तो करो। कुछ करना नहीं चाहते हो यार, मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूँ। रात के 11-12 बजे 1-2 बजे तक लेक्चर शूट करता हूँ, लेकिन जो मैं उम्मीद करता हूँ आप कर नहीं सकते हैं। रीज़न मैं तो देख रहा हूँ ना, आपको लाइक करने में प्रॉब्लम है, लाइक करने में। महोदय एवं महोदया, भाइयों एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और कम से कम जितने भी कैंडिडेट हैं, कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है आपसे कि प्लीज़ कम से कम 5-5 लोगों को ऐड करवाइए, ठीक है। तो आप लोगों के सहारे में हूँ, आपके सहारे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करवाएंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।